हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 ऑफ अष्टांग हृदय, जिसके चैप्टर का नाम था अनरक्ष अध्याय। इसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने बात की थी विषयुक्त भोजन, यानी कि अगर आपके भोजन में कोई विष मिला दे तो उसकी किस तरह से आप परीक्षा कर सकते हो, किस तरह से आप उनके लक्षणों को देख के पता लगा सकते हो कि इस भोजन में, इस आहार में विष मिला हुआ है, इसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। जो किसका काम था? जो कि प्राणाचार्य एक वैद्य का काम था पता लगाना कि कौन से भोजन में जहर मिला हुआ है, कौन से में नहीं हुआ है। ठीक है, वो सारे हमने वहाँ पर हम वर्णन कर चुके थे। देखो, इस चैप्टर की शुरुआत में हमने सबसे पहले देखा था कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो हमने बताया त्रिउपस्तंभ के बारे में पढ़ना है, आहार निद्रा ब्रह्मचार्य, आहार निद्रा ब्रह्मचार्य। ठीक है, और आहार निद्रा ब्रह्मचार्य को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आहार में कोई विष तो नहीं मिला है, मतलब जो आपका आहार है, जो आपका भोजन है, उसमें कोई विष तो नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले हमने उसके बारे में देखा। और उसको कौन पता लगाता है? जो वैद्य होता है, जो प्राणाचार्य होता है, कि राजा के भोजन में किसी ने कोई विष तो नहीं मिला दिया, उसकी परीक्षा करना, उसका पता लगाना एक प्राणाचार्य वैद्य का काम होता है। ठीक, जो सबसे पहले हमने बात की थी राजा निकटे वैद्य स्थिति, यानी कि राजा के निकट वैद्य की स्थिति होनी चाहिए। ठीक है, क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर मान लो कि विष मिला भी दिया है तो उसका चिकित्सा कर सके। ठीक है, और अगर विष मिला दिया है तो उसकी परीक्षा कर सके कि भोजन में जहर है या नहीं है, विष है या नहीं है। ठीक है, जो भी भोजन राजा सेवन करता है उसकी उसकी परीक्षा करना किसका काम होता है? वैद्य का काम होता है। तो इसलिए जो राजा के निकट होना चाहिए, राजा के पास होना चाहिए वैद्य हमेशा। दूसरा बताया गया कि विष से राजा के अनपान आदि की रक्षा, मतलब जो ये वैद्य है वो राजा के पास रहता है, वो उसके आहार में, मतलब राजा के भोजन में कोई विष ना मिला दे, उससे भी उसकी रक्षा करता है। क्यों रक्षा करता है? क्योंकि जो योग और क्षय में वो राजा के अधीन होते हैं। ठीक है, योग का मतलब होता है कि किसी वस्तु को प्राप्त करना। ठीक, योग का मतलब होता है, देखो, ना प्राप्त होने वाली वस्तु को भी प्राप्त करना, और क्षेम का मतलब होता है कि जो वस्तु आपने प्राप्त की है उसे बनाए रखना, उसे मेंटेन करना। ये सब किसके अधीन होते हैं? वो राजा के अधीन होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें राजा की रक्षा करनी चाहिए। एंड देन योग और क्षेम के अधीन क्या होता है? पुरुषार्थ चतुष्टय होता है। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या होता है? हमारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये किसके अधीन होते हैं? हमारे जिस योग और क्षेम के अधीन होते हैं। और जो योग और क्षेम है वो राजा के अधीन होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें राजा की रक्षा करनी है कि राजा को कोई विष ना दे दे उसके भोजन में। ठीक है, मतलब राजा के भोजन में कोई विष ना दे दे, तो उसे इसकी चिकित्सा करनी है। देन हमने देखा था विषयुक्त भोजन पदार्थ या अन्न, कुछ भी हम कह सकते हैं, भोजन कह सकते हैं, पदार्थ कह सकते हैं, अन्न कह सकते हैं। मतलब राजा भोजन में क्या चीज़ ले सकता है? सॉलिड ले सकता है, लिक्विड ले सकता है, सेमी सॉलिड ले सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का भोजन ले सकता है। ठीक है, तो उनकी परीक्षा करनी है कि उनमें कोई जहर ना मिला दे। जैसे कि मान लो कि ओदन के लक्षण, ओदन क्या होते हैं? जो उबले हुए भात होते हैं, चावल होते हैं, उनमें कोई जहर ना मिला दे, तो उनकी परीक्षा कैसे करेगा? एक प्राणाचार्य ये देखेगा, यदि ओदन में अगर किसी ने विष मिलाया हुआ होगा तो वो जो ओदन होंगे, जो चावल होंगे, वो गाढ़े हो गए होंगे, देर में पकेंगे। ठीक है, बासी लगेंगे, और उनमें से जो भाप आएगी, ऊष्मा आएगी, वो नीले कलर की आएगी, जैसे कि म्यूट कंठ होता है। ठीक, देखो, एंड देन उसका सेवन की बात की गई है। एंड सेवन मतलब अगर आप उस ओदन को सेवन कर लेते हो जिसमें जहर मिला हुआ, विष मिला हुआ है, तो मोह होगा, मूर्छा होगा, परशेक होगा, लाल शराब होगा, और उनका जो वन कलर है और जो ऑर्डर है वो जो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगी। चंद्रिका मतलब जो जहर होगा वो कुछ पॉइंट पॉइंट की तरह वहाँ पर आपके चावलों में पड़ा हुआ आपको दिखाई भी दे सकता है। देन होता है व्यंजन के लक्षण, यानी आपके यदि जो साग सब्जी होती है, देखो जो राजा के यहाँ पर भी साग सब्जी बाहर से ही आती है, उसमें कोई जहर ना मिला दे, तो उसको किस तरह से आपको पता लगाना है? उसके लक्षणों को देखकर। जैसे आप ये से पता लगा सकते हो कि जो साग सब्जी है शीघ्र ही सूख जाएगी। ठीक है, जल्दी सूख जाएगी। जिस पानी में आप उनको उबालोगे, धोओगे, वॉश करोगे, वो पानी काला हो जाएगा, और उस काले पानी में आपकी छाया नहीं दिखेगी। ठीक है, और आपकी छाया नहीं दिखेगी तो विकृति दिखेगी। एक आँख की, दो आँख दिख सकती है, दो आँख की चार आँख दिख सकती है। ठीक है, और झाग युक्त होगी। ठीक है, तंतु युक्त होगी, धागे रेशे से कुछ दिखेंगे, और उनमें बुलबुले उठते हुए आपको दिखाई देंगे, जिन भी साग सब्जियों में यहाँ पर जहर मिलाया गया होगा, विष मिलाया गया होगा। ठीक है, देन बात करते हैं राजी द्वारा परीक्षा। राजी मतलब होता है लाइंस द्वारा परीक्षा। यदि मान लो मांस में अगर विष मिला दिया जाए तो उसको आप कैसे पहचानोगे? तो उसमें नीले कलर की लाइंस आ जाएंगी। दही में अगर विष मिला दिया जाए तो उसमें काले कलर की लाइन आ जाएंगी। और दूध में अगर जहर मिला दिया जाए, विष मिला दिया जाए, उसमें ताम्र कलर की यानी कॉपर कलर की कुछ लाइन्स आ जाएंगी। और छाछ में मिला जाए तो क्या पीले कलर की लाइन्स आ जाएंगी। और घृत में मिला दिया जाए तो पानी सी कलर की लाइन्स आ जाएंगी, यानी पानी पानी हो जाएगा। और मग में, दारू में मिला दिया जाए तो काली श्याम वर्ण की, यानी काली वर्ण की लाइन्स आ जाएंगी। और तेल में मिला दिया जाए तो अरुण अरुण मतलब नीली वर्ण के यहाँ पर लाइन्स आ जाएंगी, जिनसे आप पता लगा सकते हो। ठीक है, तो देन आता है परीक्षा। देखो, अब मान लो कि दो प्रकार से पॉइजनस फूड की परीक्षा की जाती है। देखो, दो प्रकार से यहाँ पर पॉइजनस फूड की परीक्षा बताई गई। पहला होता है अग्नि से जलाकर। देखो, ये सब तो है प्री सिम्टम्स। पहले तो आप इनको पहचान लो कि साग सब्जी को पहचान लो। ठीक है, चावल को पहचान लो, चावल में मिला है नहीं मिला, साग सब्जी में मिला है नहीं मिला, लाइन से पहचान लो। अगर आप इनसे भी नहीं पहचान रहे हो, देन होती है परीक्षा।
ठीक, कि आप चावल में नहीं पहचान, साग सब्जी में नहीं पहचान पाए। देखो आपने मैंने बताया कि साग सब्जी में अगर जहर मिला दिया है, विष मिला दिया है, तो ये इनके लक्षण देखे जाएंगे, लेकिन आप उनको नहीं देख पाए और आपका जो कुकर है, रसोई घर है, उसने वो खाना बना दिया, देन आपको लग रहा है कि फिर भी उसमें मान लो कि जहर हो सकता है, तो आप क्या करोगे, आप उसको अग्नि से जला दोगे। आप उस खाने को जो सब्जी आपने बनाई हुई है उसको आप इसमें जला दोगे, अग्नि से जला दोगे। और अग्नि से जलाने पर यदि अग्नि एकावर्त हो जाती है, एकावर्त का मतलब होता है कि एक फ्लेम में जलती है, ठीक है, एक फ्लेम में जलती है, तो आप पता लगा सकते हो कि उस खाने में, उस साग सब्जी में जहर मिला हुआ है। या फिर जो आपने भोजन डाला है जिसमें विष मिला हुआ था, वो अग्नि में डाला है, तो उसमें बहुत सारी स्फुटन की आवाज़ आएगी, चटफट की आवाज़ आएगी। देन दूसरा ये होता है कि जो धूम आएगा इसमें से, वो कैसा होगा, मयूर के कंठ के समान होगा। मयूर का कंठ कैसा होता है, नीले रंग का होता है। देन बात आती है फिर उसके बाद कि जो विषयुक्त भोजन को आप अग्नि में डालते हो, तो उसको डालने के बाद उसकी ज्वाला जल भी सकती है या ज्वाला नहीं भी जल सकती है। देन बात कर जाते हैं गंध की। तो गंध में क्या बताया, सब गंध क्या होता है कि जो भी इंसान मर जाता है, सब होता है, जैसे आपने कैडेवर देखा होगा ना, उसमें से जैसे स्मेल आती है कुछ, तो इस प्रकार की यहाँ पर स्मेल देखी जाएगी। ठीक, देन दूसरा होता है कि पशु पक्षी को खिलाकर। ठीक, पहला तो ये हो गया कि जो भी आहार, जो भी विषयुक्त भोजन है, उसको अग्नि में जलाकर या परीक्षा कर सकते हो। इनमें से अगर आप कोई भी लक्षण मिलता है तो आप पता लगा सकते हो कि आहार में, भोजन में जहर मिला हुआ, विष मिला हुआ है। देन दूसरा होता है कि पक्षी पशुओं को खिलाकर, ठीक है, यानी जो पशु पक्षी है इनको खिलाकर आप देख सकते हो। जैसे कि अगर आप मक्खी को अपना भोजन खिलाते हो, ठीक, जिसमें जहर मिला हुआ है, तो मक्खी क्या हो जाएगी, मर जाएगी, तो आप पता लगा सकते हो। देन अगर कौवा को खिलाते हो तो कौवा का कवर छीन हो जाता है, छीन मतलब बिगड़ जाता है। देन अगर तोता को खिलाते हो तो तोता जोर जोर से बोलने लगता है, हंस लड़खड़ाने लगता है, ठीक, और मयूर जो मोरा होता है, ठीक है, वो नृत्य करने लगता है, और बंदर मलत्याग कर देता है। तो ये सब लक्षण देखे जाते हैं पशु पक्षियों के अंदर यदि उनको विषयुक्त भोजन का सेवन कराया जाए तो। देन होता है कि विषदाता के लक्षण। ठीक है, विषदाता कौन होता है, जो विष को देता है। जैसे कि पहले के समय में क्या करते थे, दो राजाओं के बीच युद्ध होता था, तो वो डायरेक्टली युद्ध ना करके अपना एक जासूस दूसरे के महल में छोड़ देते, ताकि वो उनके राजा के महल में जाके उनके खाने में जहर मिला देते, ताकि वो राजा मर जाए और बिना युद्ध करे ही वो उसके राजपाट को यहाँ पर छीन सके। तो इस केस में भी यहाँ पर इनका उपयोग किया जाता था विषयुक्त भोजन का। ठीक है, तो उनके लक्षण देखे जाते हैं कि जो विष दाता है, मतलब जो विष देते हैं, मतलब जो जासूस होते हैं, तो उनके क्या लक्षण होंगे भाई, खुद भी सोचो। अगर आपको कॉमन एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूँ, जैसे कि मान लो कि आप क्लास में बैठे हो और आप खुरापात हो, बैक बेंचर से कुछ ना कुछ बोलते हो, मैम ने बोला कि किसने बोला, मतलब आपने कुछ ऐसे गलत शब्द का प्रयोग कर दिया है जिसकी वजह से मैम ने पूछ रही है किसने बोला, खड़े हो जाओ चुप। आप खड़े नहीं हो रहे, आप डरे हुए हो, कहीं कोई मेरा नाम को ना बता दे, आपका गला सूख रहा है कि अगर मेरा नाम को बता दे तो प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे, चेयरमैन सर के पास ले जाएंगे, और मैं सस्पेंड भी हो सकता हूँ, रेस्टिकेट हो सकता हूँ। तो आप कैसे होंगे, डरे डरे होंगे, भयभीत होंगे, ठीक है, और आपको पसीना भी आ रहा होगा, ठीक, और आपका मुख सूख जाएगा। तो ये सारे लक्षण होते हैं ना। तो इसी तरीके से जो जहर देता है तो उसका भी यही लक्षण होते हैं कि मुख श्या वर्ण का हो जाता है, काले वर्ण का पड़ जाता है, सूख जाता है, लज्जित सा फील होता है। भाई गलत काम क्या है तो लज्जित तो फील करेगा ही ना, क्योंकि आपकी अंतरात्मा को भी पता होता है हमेशा कि आप क्या सही है क्या गलत है, ठीक, इसलिए वो लज्जित महसूस करेगा। देन स्वेद आएगा, पसीना आएगा, देन कंपन होगी, बॉडी में कांपेगा, देन उद्गीवन होगा, ठीक है, डरा हुआ होगा, कहीं मैं पकड़ ना जाऊँ, चलते हुए फिसलता रहेगा, क्योंकि उसका ध्यान ही कहीं और रहेगा, तो फिसलेगा तो सही। देन जमाइया लेता रहेगा, ठीक है। तो ये सारे लक्षण देखे जाते हैं विषदाता के। देन उसके बाद हमने बात करी थी स्थान अनुसार विष के लक्षण। देखो स्थान अनुसार, यानी कि अगर आप विषयुक्त भोजन को अगर स्पर्श करते हो तो आपको कंडू इचिंग होगी, धावनिंग सेंसेशन होगी, उसमें लोकल वॉर्मथ होगी जहां पर आपने उसको टच किया है। जैसे मान लो अगर हाथ से टच किया तो जिस एरिया में टच हुआ है वहां पर आपको गरम गरम फील होगा, बुखार भी हो सकता है, पेन हो सकता है, ब्लिस्टर फफोटन यानी ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, सुनपन हो सकता है, नाखून और रोम गिर सकते हैं, सोवर और ढीमा, ये सब लक्षण देखे जाते हैं यदि आप विषयुक्त भोजन को या विष को स्पर्श करते हो। तो इसकी चिकित्सा क्या बताई गई है, विषनाशन यानी एंटी पॉइजनस आप दे सकते हो, परिसेक यानी कि आप उनको का लेप लगा सकते हो, जैसे चंदन का लेप, क्योंकि उसीर, चंदन, पदम, ये अम्बर, ये कैसे लेप होती है, ठंडे लेप होते हैं, ठीक है, ठंडे लेप होते हैं। क्योंकि उसमें होगा क्या, आपकी जो बर्निंग सेशन ज़्यादा हो गई है, खुजली मच रही है, लोकल वार्मथ हो गई है, ठीक है, वहाँ पर पेन हो रहा है, तो यहाँ पर इसे ठंडा लेप लगाया गया है, उसीर का, चंदन का, पद्मक का, ठीक है, अमृता हम गिलोय को कहते हैं, और तगर, इन सभी का आप लेप यहाँ पर लगा सकते हो। देन बात करते हैं मुख में। यदि जो विषयुक्त भोजन है उसको आपने मुख में ग्रहण कर लिया तो वो ग्रहण करने के बाद आपको ये लक्षण दिखेंगे, जैसे कि आपके मुख में लाल स्राव होगा, एक्सेस सलाइवेशन होगा, ठीक है, जीव और ओष्ठ में जड़ता आ जाएगी, मतलब जो आपके होठ होते हैं और जो टंग होती है तो उनमें क्या हो जाएगी, नमनेस। देखो मैंने पहले वाली वीडियो में ओष्ठ को यहाँ पर कुछ कैविटी तालू करके बोला, तालू नहीं होता है, ये आपके लिप्स होते हैं, ठीक है,
ठीक। तो इनमें क्या आ जाएगी, जड़ता आएगी, नमनेस आ जाएगी, ऊष्मा आ जाएगी यानी वही लोकल वार्मथ आ जाएगी, मुंह में बिल्कुल गर्म गर्म फील होगा, चिमचिमाहट होगा, दंत थर्स होंगे मतलब दांतों में पानी भी लगने लगेगा, रस ज्ञात हो जाएगी, लॉस ऑफ गैस्ट्रिटी सेंसेशन हो जाएगा, हनुष्टम यानी लॉकजॉ। ये लक्षण होते हैं यदि आप विषयुक्त भोजन को मुख में धारण कर लेते हो। तो इसकी जो चिकित्सा बताई है वो बताई गई गंडूस और विषनाशक। गंडूस क्या होता है, जो मेडिकेट औषध होती है, ठीक है, गंडूस में क्या करते हैं, मेडिकेट औषध मुख में धारण करते हैं, ठीक। एंड विषनाशक मतलब यहाँ पर भी एंटीपॉइजन ड्रग्स की दी जाती है, ठीक। देन होता है कि अमाशय में, यदि आपने जो विषयुक्त भोजन है वो आपके अमाशय में चला गया है तो उस केस में क्या क्या लक्षण देखे जाएंगे। पहला होता है श्वेत, आपको बहुत ज्यादा पसीना आने लगेगा, मूर्छा यानी कि वहां पर आप बेहोश हो जाओगे, आद्यमन आपका पेट फूल जाएगा, मद यानी आपकी बॉडी में टॉक्सिन जमा हो जाएंगे, भ्रम यानी कि आपको चक्कर आने लगेंगे, आपको धुंधला धुंधला दिखाई देने लगेगा, रोमर्स हो जाएंगे, एंड देन आप वमन करने लगोगे, वमन इंपॉर्टेंट है, ठीक। देन दाह बर्निंग सेंसेशन होगी और नेत्र और हृदय गति अवरोध हो जाएगी। यहाँ पर हृदय गति इंपॉर्टेंट है, यदि हृदय गति में अवरोध हो गई तो आपकी यहाँ पर जान जाने वाली है, ठीक है। देन उसके बाद पक्वाशय में, यदि जो विषयुक्त भोजन है अमाशय से होता हुआ पक्वाशय में पहुंच गया तो उसके बाद अनेक वर्ण के वमन दिखेंगे, अति मूत्रता होगी, अतिसार होगा, तंद्रा होगी, कृष्णता होगा, पांडुतव होगा, उदर रोग होगा। उदर रोग यानी एसाइटिस की यहाँ पर बात करते हैं। एसाइटिस क्या होता है, जलो उदर रोग, जो कि आपने कार्य कारण सिद्धांत चैप्टर नंबर 17 ऑफ पदार्थ विज्ञान कि पेपर 2 में आप पढ़ोगे, वहाँ पर आप विपरीतवाद में देखोगे कि जलोदर रोग होता है, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि वो पेट फूला होने की वजह से आपको लगता है कि वो प्रेगनेंसी है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होती है, ठीक, बल का क्षय हो जाता है। तो ये सब लक्षण कब देखे जाते हैं, जो विषयुक्त भोजन है वो आपके पक्वाशय के अंदर पहुंच जाता है। तो अमाशय और पक्वाशय की दोनों की एक कॉमन चिकित्सा बताई गई है। देखो, यदि विषयुक्त भोजन आपके अमाशय के अंदर होगा तो उसमें आप वमन करा के निकाल सकते हो, ठीक है। और यदि वो विषयुक्त भोजन आपके पक्वाशय के अंदर पहुंच गया है तो उस केस में आप विरेचन करा सकते हो, नश्यकर्म करा सकते हो, पान करा सकते हो, हरिद्रा का, दारवी का, कटबी का, गुड़ का, सिंदूरवारित का, निष्पाव का, वासवी का, सर्पपारवी का, तंडमूल का और कुकुट अंड का, अमलभूज का, इन सभी का आप पान यहाँ पर करा सकते हो, ठीक। देन होता है कि विषयुक्त भोजन की चिकित्सा, ठीक है, मतलब जो आपने विषयुक्त भोजन था उसको आपने ग्रहण कर लिया है, देन आपको उसकी फाइनल चिकित्सा क्या करनी है। देखो, सबसे पहले तो वमन और विरेचन करा दो कि अमाशय में होगा तो निकल जाएगा और पक्वाशय में होगा तो भी निकल जाएगा, ठीक है, ये दोनों करा दिए। उसके बाद आपको करना है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्ट बाय द फाइन पाउडर ऑफ द कॉपर प्लस हनी। देखो, यहाँ पर आपको ताम्र भस्म लेनी है। ताम्र भस्म मतलब जो तांबे की जो भस्म होती है वो लेनी है हनी के साथ। क्यों लेनी है, क्योंकि जब अमाशय में जो आपका विषयुक्त भोजन पहुंच गया था वो आपके आपके हृदय को पीड़ा पहुंचा रहा था, अवरोध कर रहा था। मैंने यही तो बताया कि हृदय गति में अवरोध हो जाता है जब भी विषयुक्त भोजन आपके अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय में एक बार विषयुक्त भोजन पहुंच गया तो आपके हृदय को अवरोध करेगा, ठीक है, हृदय अवरोध ना हो, ठीक है। अगर हृदय अवरोध होगा तो आपकी सडन यहाँ पर डेथ होने वाली है, इसलिए ताम्र भस्म का प्रयोग करा जाता है ताकि वो आपके जो हार्ट में जो टॉक्सिन जमे हुए हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन कर सके, ठीक है। जैसे आपने डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर सुना होगा, ठीक है, इसी प्रकार से होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्ट, ठीक। तो वो क्या करेगा कि जो हार्ट में जितने भी टॉक्सिन्स थे वो जमा हुए थे उनको डिटॉक्सिफिकेशन कर देगा, उनको साफ कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपको वहां पर देना है स्वर्ण भस्म, 3 ग्राम स्वर्ण भस्म हनी के साथ देना है, ठीक है। स्वर्ण भस्म अगर आपने हनी के साथ दे दिया तो उस पर कोई भी विष का प्रभाव नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट वमन, देन विरेचन, देन ताम्र भस्म, देन स्वर्ण भस्म, ये 4 आपको स्टेप याद रखने हैं कि किसी भी विष मुक्त की चिकित्सा के अंदर वमन, विरेचन, ताम्र भस्म एंड स्वर्ण भस्म। स्वर्ण भस्म कितना देना है, 3 ग्राम किसके साथ देना है, हनी के साथ देना है। देखो, हनी की जो प्रॉपर्टी होती है वो छेदन कर्म की होती है एक तरीके से, ठीक है, छेदन करने का, ठीक है, एक तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद एग्जाम्पल बताया गया है कि जिस प्रकार कमल के पत्ते पर जल का असर नहीं होता है उसी प्रकार स्वर्ण भस्म देने पर उस व्यक्ति पर, उस रोगी पर विष का प्रभाव नहीं होता है। जैसे देखो, कमल होता है, कमल का जो पत्ता होता है वो पानी में डूबा हुआ होता है, लेकिन फिर भी उसका कमल के पत्ते पर पानी का फर्क नहीं होता। उसी प्रकार से यदि जो विषयुक्त भोजन जिस भी प्राणी ने सेवन किया, जिस व्यक्ति ने सेवन किया, अगर आप उसको स्वर्ण भस्म का प्रयोग करा दो तो उस पर कोई भी विष का प्रयोग नहीं होने वाला है। इतना इंपॉर्टेंट है आपका स्वर्ण भस्म, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी लेक्चर नंबर 1 की बात। अब हम बात करते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 की। देखो, लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या देखा था, विरुद्ध आहार द्रव्य देखा, नहीं तो देखने वाले विरुद्ध आहार द्रव्य। अब विरुद्ध आहार द्रव्य कौन कौन से होते हैं, इसको हम बोलते हैं इनकॉम्पिटेबल फूड, ठीक है। अगर आप विरुद्ध आहार का सेवन करते हो तो वो भी जहर के समान होते हैं, ठीक है, वो भी विष के समान होते हैं। अभी आपने विष के बारे में पढ़ा, ठीक। फिर होता है कि एक इनकॉम्पिटेबल फूड है विरुद्ध आहार। यदि आप अच्छी तरीके से, मतलब एक
प्रॉपर तरीके से अपने आहार का यूज नहीं करते हो तो वो भी आपको जहर के समान हो सकते हैं। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे केसेस में अगर आप हॉस्पिटल वगैरह गए होगे है, खैर फर्स्ट ईयर में तो कहीं कहीं आप हॉस्पिटल जाओगे तो उसमें होता है कि पॉइजनस फूड हो गया, ठीक है, पॉइजनस फूड हो गया, ठीक है, मतलब फूड की पॉइजनिंग हो गई। ये बहुत केस आप देखोगे, जब हॉस्पिटल में आप ड्यूटी लगेगी तो फूड पॉइजनिंग का बहुत सारे केस देखोगे। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, दूध के साथ आपने मछली का सेवन कर लिया, ठीक है, तो वो भी विरुद्ध आहार में आ गया है, ठीक है, और दूध के साथ आपने आम का सेवन कर लिया है, ठीक है, वो भी विरुद्ध आहार के अंदर आता है, ठीक, और अंडे के साथ दूध के आम का जो जूस होता है उसके साथ सेवन कर लिया, तो वो सब किसके अंदर आते हैं, विरुद्ध आहार के अंदर आते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कितने सारे विरुद्ध आहार हो सकते हैं जो कि विष के समान ही होते हैं, जो कि हमारे जहर यानी विष जो भी टॉक्सिन होता है उनके समान ही बताया गया है, ठीक। अब हम बात करते हैं विषयुक्तता यानी विरुद्ध। पहले हम विरुद्ध आहार की विषयुक्तता कैसे बताने से पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। विरुद्ध आहार क्या होता है, कोई भी पदार्थ शरीर में दोषों को उत्क्लेशित तो करता है, उनको निधन नहीं करता है। यानी कि मान लो कि कोई भी आपने ऐसे आहार का द्रव्य का सेवन किया कि उसने आपकी बॉडी में वात को बढ़ा दिया, पित्त को बढ़ा दिया, कफ को बढ़ा दिया, त्रिदोषों में से कोई भी एक दोष को बढ़ा देता है, लेकिन बढ़ाने के बाद उस दोष को शांत नहीं करता है, तो वो होता है विरुद्ध आहार, ठीक है। विरुद्ध आहार क्या होता है, विरुद्ध आहार वो होता है जो भी आपकी बॉडी में दोषों को बढ़ाए लेकिन दोषों को शांत ना करे, इसको हम कहते हैं विरुद्ध आहार। पहले हम देखते हैं विरुद्ध आहार की विषयुक्तता, ठीक, यानी विरुद्ध आहार भी गर्भ विष के समान होता है। गर्भ विष मतलब आर्टिफिशियल पॉइजनस की तरह ही होता है। यदि आप प्रॉपर तरीके से मतलब कॉम्पिटेबल फूड नहीं खाओगे तो वो जहर के समान ही बताया गया है, ठीक। जैसे आपने देखा होगा ना, चाउमीन में बहुत सारे लोग आजकल कोको कोला मिला के बना रहे हैं, ठीक है, वो कितना अनहाइजीनिक है, कितना इनकॉम्पिटेबल फूड है, ठीक। आपने चाइनीज वगैरह में बहुत देखे होंगे इनकॉम्पिटेबल फूड, ठीक। ये सब कैसे होते हैं, विरुद्ध आहार होते हैं, ठीक। अब हम विरुद्ध आनुक मास के विरुद्ध आहार देखते हैं। आनुक मास क्या होते हैं, मतलब जो भी एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, जैसे मछली हो गई, ठीक है, मछली हो गई, आप ऐसे समझ सकते हो मार्सी एरिया, मतलब मार्सी एरिया से यानी जो जल के अंदर जितने भी जानवर से जो मांस मिलता है तो उनके लिए क्या विरुद्ध आहार है, यानी अनुप मास में आप उड़द का सेवन नहीं कर सकते। देखो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, उड़द का अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अनुप मास कैसे, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जो मीट मिलता है, मीट फ्रॉम एनिमल ऑफ मार्सी रीजन, जैसे कि जलिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती हो, ठीक है, ऐसे रीजन से जो मांस मिलता है ना, ठीक है, यानी जो मार्सी रीजन से जो मांस मिलता है, देखो पेन थोड़ा चल नहीं रहा है तो आप देख लेना एक बार, मीट फ्रॉम एनिमल, देखो मीट फ्रॉम एनिमल ऑफ मार्सी रीजन, ठीक, मतलब मार्सी रीजन के एनिमल से जो मीट मिलता है उसके साथ उड़द का प्रयोग नहीं कर सकते। उड़द की जो दाल होती है, मधु का सेवन नहीं कर सकते, दूध का सेवन नहीं कर सकते, अंकुरित जो धान्य होते हैं, ठीक है, जैसे कि मूंग दाल हो गई या फिर जो चना हो गया, ठीक, स्प्राउट जो होते हैं आपके, मूलक यानी मूली का, गुड़ का, इनका आप किसी का भी प्रयोग नहीं कर सकते। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप मार्सी रीजन के अंदर आप ऐसे ले सकते हो, जो भी जलीय मांस होता है, मतलब जो भी प्राणी जल के अंदर रहते हैं उनके मांस के साथ आप उड़द को, मधु को, दूध को, अंकुरित धान्य को, मूलक को, गुड़ को, किसी को सेवन नहीं कर सकते हो। फिर यहाँ पर एक इस विशेषकर करके एक पॉइंट आया है कि विशेषकर चिलचिम मत्स्य, चिलचिम एक प्रकार की मत्स्य मतलब मछली, चिलचिम मछली होती है जो कि सबसे बेकार मछली बताई गई है, उसका पेय दूध के साथ अत्यंत विरोध है। तो ये वाला पॉइंट इसके लिए, ठीक है, इसके लिए नहीं, सॉरी, ये इसी के अंदर ही आता है, अनुप मास के अंदर। यानी अनुप मास के अंदर जैसे चिलचिम मछली, वो कहाँ पर रहती है, जल में ही तो रहती है, वही तो मैंने बताया कि जो भी जल में रहती है, जैसे जल में मान लो चिलचिम मछली रहती है तो उसको आपको दूध के साथ सेवन नहीं करना है, वो होता है दूध के साथ मछली का सेवन नहीं करना है। और मछली भी कौन सी, चिलचिम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है कि कौन सी मछली है जिसको दूध के साथ सेवन करने का विरुद्ध आहार बताया गया, तो आप चिलचिम यहाँ पर लिख के आओगे। देन बताया गया है कि दूध के विरुद्ध आहार, यानी कि दूध के विरुद्ध आहार यानी दूध के साथ आपको किसका सेवन नहीं करना है, तो दूध के साथ आपको सभी प्रकार के जितने भी अमल द्रव्य होते हैं उन, जैसे कि अमल द्रव्य कौन कौन से होते हैं, आपके अनार हो गया, ठीक है, आपका बेर हो गया, नींबू हो गया, ठीक है, और संतरा हो गया, तो इन सभी के साथ आपको दूध का सेवन नहीं करना है, ठीक। देन बताया गया है कि दूध को सभी फल, मतलब कोई सा भी फल आपको दूध के साथ सेवन नहीं करना है। देखो बहुत सारे आपने देखे होंगे जिम वगैरह में वो हेल्थ कोच बन जाते हैं, डाइटिशियन बन जाते हैं कि दूध के साथ केले लो, सेहत बनाओ, ठीक है, दूध के साथ कोई और फल बता देते हैं, जैसे दूध केले बहुत लोग खाते हैं, आप देखना जिम में बहुत लोग दूध केले खाते हैं, जबकि हमारे आयुर्वेद में दूध केला हो या कोई सा भी फल हो, दूध के साथ कोई सा भी फल हो, चाहे अमल हो चाहे अनअमल हो, सभी को यहाँ पर विरोध बताया गया है कि विरुद्ध आहार की कैटेगरी में रखा गया है, इनकॉम्पिटेबल फूड है। यानी कि दूध खुद ही अपने आप में एक
परिपूर्ण भोजन है, ठीक है, परिपूर्ण पदार्थ है, उसको किसी और के साथ ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर इसलिए बताया गया है कि दूध केवल आप सिंगल भी ले सकते हो, संपूर्ण आपको पूरी धातुओं को यहाँ पर पर्याप्त होता है उनको संपूर्ण इनकी वृद्धि करने के लिए। तो सभी फल चाहे दूध केला हो तो उसको भी यहाँ पर सेवन करने के लिए विरोध बताया गया है। देन कुलथ की जो दाल होती है, दूध के साथ कुलथ की दाल का भी सेवन नहीं करना है। देन एक होता है बरक, एक प्रकार की धान होता है, उसको भी यहाँ पर सेवन नहीं करना है। देन कंगू, कंगू एक प्रकार का मिलेट्स होते हैं, जैसे मिलेट ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तो ये एक प्रकार के जब मिलेट्स होते हैं तो उसके भी साथ दूध के साथ कंगू का सेवन नहीं करना है। मोठ एक प्रकार की दाल होती है तो उसका भी दूध के साथ सेवन नहीं करना है, ठीक है। देन उसके बाद बताया गया बराह आदि के विरुद्ध द्रव्य। अब बराह आदि क्या होते हैं, देखो बराह बोला जाता है, देखो बराह विष्णु जी ने भी एक बार बराह अवतार लिया था, ठीक है, नरसिम्हा करके अभी एक फिल्म आई है, ठीक, जिन पे हिरण्य, देखो बराह हिरण्य जो कश्यप थे, हिरण्य कश्यप थे, आपने मूवी देखी होगी, मूवी भी बनी थी, अभी एक एनिमे भी बना है, ठीक है, मैंने भी देखा था। तो वहाँ पर जो भगवान जी का एक बराह अवतार है, यानी एक स्वर का अवतार था, जिन्होंने अभी कश्यप थे कौन थे, उन्होंने इनका संहार किया था, ठीक है, और बाद में उन्होंने दूसरा अवतार लिया था, बाद में उन्होंने हाँ नरसिम्हा का अवतार लिया था, ठीक है, नरसिम्हा का अवतार लिया था वहाँ पर हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, ठीक है। बराह अवतार आपने देखा होगा भगवान विष्णु का भी है, ठीक। बराह किसको कहते हैं, सुअर, वो बात अलग है, आप देखते हैं बराह किसको कहते हैं, सुअर को कहते हैं। यानी कि अब देखो सुअर पहला क्या है, सुअर के विरुद्ध द्रव्य, यानी केवल यहाँ पर सुअर के विरुद्ध द्रव्य नहीं है, यहाँ पर जो पहला नाम है वो बराह का आ रहा है, तो ठीक है। मतलब जब भी जैसे हमने द्रव्य और महाकसाई के अंदर देखा था, महाकसाई के अंदर भी तो हमने यही देखा था कि जो भी औसत का जो पहला वर्ग, जो पहला नाम है, उसी के अनुसार पूरे वर्ग का नाम धर देते हैं। जैसे जीवन्य है तो जीवन्य वर्ग हो गया, ठीक है, दीपन है तो दीवन्य वर्ग हो गया, मतलब जो औसत का पहला नाम होता है उसी के अनुसार उसका वर्ग का नाम पड़ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या गया है कि बराह का सबसे पहले नाम आ रहा है तो बराह आदि के विरुद्ध द्रव्य हो गए। जैसे बताया गया है स्व आदि के मास के साथ, देखो स्व आदि विध, पता नहीं, मुझे भी पता नहीं किसका मास है, ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना, मुझे मिला नहीं गूगल पर, आपको मिल जाए तो देख लेना। स्वविध के मास के साथ आपको बराह यानी सुअर का मांस का सेवन नहीं करना है, ठीक है। और देन दही के साथ आपको हर हिरण का मांस और मुर्गे का मांस सेवन नहीं करना है। और कच्चे मांस, मतलब अगर आपकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त के साथ आपको कच्चे मांस का सेवन नहीं करना है। और भेड़ के मांस के साथ आपको कुसुम शाक का, यानी एक शाक क्या होती है, एक प्रकार की जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है उसका सेवन नहीं करना है। तक्कर के साथ आपको केले का सेवन नहीं करना है, दही का सेवन नहीं करना है, ठीक है। तो ये बताए गए हमारे कुछ विरुद्ध द्रव्य है। देन उसके बाद देखते हैं हम स्नेहादि पदार्थ। स्नेहादि पदार्थ के विरुद्ध द्रव्य बताए गए हैं कि जिस स्नेह में मत्स्य यानी मछली तली गई हो उसमें सिद्ध पिपली त्याज्य है, यानी कि जिस भी स्नेह में मछली को तला गया हो उसमें सिद्ध पिपली, मतलब उसमें पिपली को सिद्ध करना त्याज्य है। देन उसके बाद बताया गया है कि जिस बर्तन के अंदर 10 दिन तक घी रखा गया हो, किस बर्तन के अंदर, ब्रॉन्ज के अंदर, यानी कांस्य एक बर्तन होता है जिसको हम ब्रॉन्ज कहते हैं, यदि घी ब्रॉन्ज के अंदर 10 दिन से ज़्यादा रखा हुआ है तो भी आपको उसका सेवन नहीं करना है, वो विरुद्ध आहार की कैटेगरी में आता है। देखो पहले जो घी को स्टोर किया जाता था वो किया जाता था किसमें, मटके में। देखो ये पेन ही नहीं चल रहा है, देखो घी को पहले स्टोर किया गया मटके में स्टोर किया जाता था, ठीक है, मटका हो गया, ठीक। और भी यहाँ पर, या फिर आप कांच के बर्तन में भी रख सकते थे, लेकिन मटका के ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, ठीक। लेकिन अगर आपने कांच के बर्तन में, ब्रॉन्ज के बर्तन में घी को 10 दिन से ज़्यादा छोड़ दिया तो जो घी होता है, जो सरपी होता है, वो जहर के समान हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको विरुद्ध आहार की कैटेगरी में रखा गया है। देन बताया गया है बगुला। देखो बगुला आपने देखा होगा, अगर गांव में रहते होगे, बगुला का विरुद्ध, तो बताया गया कि बगुले के मांस के साथ आपको वारुणी एक प्रकार की वाइन होती है उसका सेवन नहीं करना है। और बगुले के मांस के साथ आपने कुल मांस यानी एक प्रकार की जो बॉइल्ड पल्स होती है, ठीक है, उसका भी सेवन नहीं करना है। और बगुले के मांस के साथ आपको जो सुअर का वसा होता है, देखो आपने बगुले का मांस ले लिया और सुअर का फैट ले लिया, इन दोनों को सिद्ध करते, एक जगह क्या कर दिया, एक जगह बगुले का मांस था, एक जगह सुअर का फैट था, दोनों को सिद्ध कर दिया और आपने उनका सेवन कर लिया। अगर आपने उनका सेवन कर लिया तो वो क्या होते हैं, प्राणहर होते हैं, शीघ्र ही प्राणहर होते हैं, यानी ये भी कैसे है, इनकॉम्पिटेबल फूड के अंदर आ जाते हैं। फिर बताया गया मूलक यानी मूली और हरित के शाक के विरुद्ध द्रव्य को बताया गया दूध, यानी दूध के साथ आपको मूली का सेवन नहीं करना है, दूध के साथ आपको ग्रीन लीफ वेजिटेबल का सेवन नहीं करना है। देन इसके बाद हम आगे देखते हैं, अब बताया सहयोग विरुद्ध, ठीक है। सहयोग विरुद्ध में क्या देखते हैं कि एक साथ मिलाकर, मतलब एक चीज़ है, दो चीज़, तीन चीज़, चार चीज़ आपस में कहते हैं ना कि देखो आपने, मैं कैसे एग्जांपल समझाऊँ आपको, अभी तो कोई दिमाग में ऐसा कोई एग्जांपल नहीं आ रहा है, पर इतना देख लीजिए सहयोग विरुद्ध में हमारे अष्टांग हृदय के अंदर क्या बताया गया है कि एक साथ मिलाकर प्याज, पडिंग,
सूरा यानी बियर, खिचड़ी यानी जो राइस होते हैं, ठीक है, जो बॉइल्ड राइस होते हैं, ठीक है, इनको अगर आप एक साथ मिलाते हो तो इनको आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये भी विरुद्ध आहार की कैटेगरी में आ जाते हैं। देन बात करते हैं मात्रा अनुसार विरुद्ध, मात्रा अनुसार विरुद्ध, ठीक है। इसमें आपने एक कॉमन एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि घी को और शहद को इक्वल क्वांटिटी में कभी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जहर के समान बन जाते हैं, यानी इनकॉम्पिटेबल फूड के समान बन जाते हैं और आपकी मृत्यु भी हो जाती है। इसके अंदर बताया गया मधु यानी शहद, सरपी घी, वसा फैट, तेल ऑयल एंड पानी और वाटर, इन सभी को बराबर मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विरुद्ध होते हैं, इनकॉम्पिटेबल होते हैं। यानी उसके बाद बताया गया मध्य आदि का विरोध, यानी मधु के साथ अगर आप घृत का सेवन करते हो, बेशक आप विषम मात्रा में सेवन कर रहे हो, इक्वल क्वांटिटी में सेवन नहीं कर रहे हो, अनइक्वल क्वांटिटी में सेवन कर रहे हो दोनों का, लेकिन अगर आप इन दोनों का जल के साथ अनुपान करते हो तो वो भी विरुद्ध आहार की कैटेगरी में आ जाता है। देन मधु के साथ यदि आप कमल बोझ का सेवन करते हो, कमल बोझ क्या होता है, जो कमल का पेड़ होता है उस पर कमल के जो बीज होते हैं, यानी सीड ऑफ लोटस, यानी जो कमल के बीज होते हैं उनको बोलते हैं कमल बोझ, इसके साथ अगर मधु का सेवन करते हैं तो वो भी विरुद्ध के अंदर आता है, यानी इनकॉम्पिटेबल फूड के अंदर आता है। देन उसके बाद होता है उपदोपिका क्या होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, उसका विरुद्ध तो बताया गया है। यदि पोई का जो साग होता है, यदि आप उसको तिल के कल्क मतलब होता है पेस्ट, तिल आप जानते ही हो कि तिल कल्क में अगर आप उसको सिद्ध करते हो तो वो कारण बनता है अतिसार का, क्योंकि वो भी किसके अंदर आता है, विरुद्ध आहार की कैटेगरी में अंदर आता है। उसके बाद बात करते हैं तीतर आदि का संस्कार विशेष से विरोध, ठीक है। संस्कार का मतलब होता है कि किसी के गुणों में परिवर्तन करना, यानी अभ्यास करके किसी के गुणों में परिवर्तन करना, इसका संस्कार। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि तीतर, मोर और गोदा एक प्रकार की लिजर्ड होती है, लिजर्ड की वैरायटी होती है, और लाभ एक क्विल यानी जो गिलहरी होती है, और कपिंजल यानी ग्रे पैट्रिज होता है, पार्ट्रिज, ठीक है। इनको यदि आप चारों को, यानी तितर को, मोर को, गोधा को, लाभ को, कपिंजल, पाँचों को यदि आप अरंड के तेल से सिद्ध करते हो और अरंड के तेल से सिद्ध करते हो, तो अरंड के तेल सिद्ध करने के बाद अगर आप उसका प्रयोग करते हो तो आपको विमूर्छिता आ जाएगी, यानी फेंटिंग हो जाएगी, क्योंकि वो भी विरुद्ध आहार बताया गया है, ठीक। देन उसके बाद बताया गया कि हारित को संस्कार विशेष से विरोध, हरित एक प्रकार की वर्ड होती है, जो हरित का मांस होता है, यदि आप उसको हरिद्रा के काष्ठ पर लपेटते हो, यानी जो हरिद्रा की काष्ठ लकड़ी है उस पर आप लपेटते हो, और लपेटने के बाद उसमें लकड़ियों में आग जलाते हो, उसको पकाते हो, देन उसका सेवन करते हो तो आपके तुरंत प्राणहर हो जाएंगे, ठीक। देन उसके बाद बात करते हैं विरुद्ध आहार की चिकित्सा। देखो विरुद्ध आहार की चिकित्सा क्या बताई गई है, विरुद्ध आहार की चिकित्सा पहला बताया गया संशोधन के अंदर पंचकर्म आ जाएंगे, वमन, विरेचन, नश्यकर्म, शिरोविरेचन, वस्ती, जो भी है, ठीक। देन समन के अंदर क्या आता है कि दोषों को दवा देना है, ठीक है, जैसे कि विपरीत द्रव्य को सेवन करा देते हो, मतलब कि जैसे कि मान लो कि आपको दूध के साथ आपने अम्लीय द्रव्य को सेवन कर लिया, ठीक है, उनसे आपकी बॉडी में इनकॉम्पिटेबल फूड हो गया, आर्टिफिशियल पॉइजनस आपकी बॉडी में डेवलप हो गया, ठीक, तो आपको उसके विपरीत गुणों के द्रव्य को यहाँ पर आपको सेवन कराना है। देन उसके बाद है कि विरुद्ध भोजन योग्य शरीर, मतलब विरुद्ध भोजन योग्य शरीर मतलब ऐसा किसका शरीर होता है जो विरुद्ध भोजन का भी सेवन कर सकता है। जो लोग रोज व्यायाम करते हैं वो विरुद्ध भोजन, उनका शरीर योग्य होता है, ठीक है, विरुद्ध भोजन के योग्य होता है। जो लोग रेगुलर व्यायाम करते हैं, ठीक है, जो स्निग्ध आहार लेते हैं, उनका भी कह रहा है कि योग्य होता है विरुद्ध भोजन के। जो इनकी अग्नि दीप्त अग्नि, बहुत अग्नि तेज हो, युवावस्था हो यानी मिडिल एज हो, बलवान हो, ठीक है, फिजिकल मेंटल दोनों ही बलवान हो, तो वो लोग योग्य होते हैं विरुद्ध आहार के, ठीक।